गुड मॉर्निंग 10th क्लास। आपके सभी पाठ हम लगभग सभी की रिवीजन हो चुकी है। ठीक है, आइए अब जो आपके यूनिट टेस्ट थे उनकी दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे बेटा मौखिक प्रश्न, जो 1 या 2 पंक्तियों में बड़े भाई साहब पाठ के। बड़े भाई साहब पाठ, पहला प्रश्न है, कथा नायक की रुचि किन कार्यों में थी? यानी जो लेखक है इस पाठ का, उसकी रुचि किस किस कामों में थी? उसकी रुचि रुचि यानी कौन कौन से क्या करना अच्छा लगता था लेखक को जैसे कि खेल कूद, मैदानों की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की फुर्ती और पतंगबाजी, कागज की तितलियां उड़ाना, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाना आदि कार्यों में थी। यानी उस समय यही खेल होते थे बेटा बच्चों के, और वो इसी तरह से जब लेखक छोटी उम्र में था तो इसी तरह के वह खेल खेलता था। ठीक है, यानी पढ़ने में कम रुचि थी और इन खेलों में अधिक रुचि थी। आगे है दूसरा क्वेश्चन, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? बड़ा जो भाई साहब है बेटा वो पिता की भूमिका अदा कर रहा था, पिता का रोल अदा कर रहा था, और क्योंकि हॉस्टल में दोनों भाई रहते थे तो वहां पर पिता का की सारी जिम्मेवारी पिता के रूप में बड़ा भाई निभाता था, और वह चाहता था कि वह बिगड़ ना जाए, तो इसलिए उस पर पूरा कंट्रोल रखता था। ठीक है, तो जब भी लेखक को लगता था कि उसका भाई जब भी लेखक के बड़े भाई को लगता था कि वे लेखक कहाँ खेल कर आया, उसको शक होता था कि वो पढ़ नहीं रहा है, तो उसे हर बार यही सवाल पूछता था बड़ा भाई कि अब वह कहाँ था। उनका ये मतलब नहीं होता था कि बाहर क्या कर रहा था, यही होता था, यानी यही मतलब होता था कि बाहर क्या कर रहे थे, कमरे में बैठकर पढ़ क्यों नहीं रहा था। बड़े भाई साहब को हमेशा यही चिंता लगी रहती थी कि कहीं छोटे भाई का ध्यान पढ़ाई से ना हट जाए, क्योंकि बड़ा भाई खुद भी सारा दिन पढ़ाई में लगा रहता था। हालांकि उसको वह हाशिए पेज वगैरह पलटता रहता था, लेकिन छोटे भाई को के सामने आदर्श प्रस्तुत करता था, ये दिखाना चाह रहा था कि वह पढ़ रहा है और छोटा भाई भी पढ़े, इसलिए वह हमेशा उससे बार बार पूछता था ताकि छोटे भाई को के मन में डर पैदा हो कि बड़े भाई मुझसे पूछेंगे और मैं पढ़ना शुरू करूँ। तीसरा प्रश्न है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? अब जब दूसरी बार छोटा भाई पास हो गया तो वह घमंडी हो गया, घमंड हो गया कि वह तो पास हो ही जाएगा। उसने सोचा कि वह पढ़े चाहे ना पढ़े, पास तो उसने होना ही है। तो इस कारण बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाकर वह अधिक समय खेल कूद में लगाने लगा। उसको लगा कि हालांकि वह खेल कूद में ही रहता था, जब उसने देखा कि वह हमेशा खेल रहा है और फिर भी पढ़ जाता है तो उसको घमंड हो गया, उसने पढ़ाई में ध्यान और भी कम कर दिया। अब बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? बड़े भाई साहब छोटे भाई से 5 साल बड़े थे और छोटे भाई से 4 दर्जे आगे थे, अर्थात वे 9वीं कक्षा में थे और छोटा भाई 5वीं कक्षा में। नेक्स्ट है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर या कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों, कुत्तों, बिल्लियों के चित्र बनाते थे। कभी कभी एक ही शब्द या एक ही वाक्य को कई बार लिख डालते थे। शेर शायरी भी करते थे और सुंदर अक्षरों में नकल करते, यानी यूं की यूं देख कर लिखते उतार दे रहते थे। कभी ऐसे शब्द रचना करते जो बिना अर्थ वाली होती, और कभी किसी आदमी का चेहरा बना देते थे। इस प्रकार जैसे कुछ बच्चों की आदत होती है बेटा, एक पेज लिया और राम 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 लिखते रहते हैं, ऐसे ही बड़े भाई को भी ये सब करने की आदत थी। अब आ जाइए 25 से 30 शब्दों में प्रश्न है कि छोटे भाई ने अपने बड़े पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और वे उसका पालन क्यों नहीं कर पाया? या यूं भी आ सकता है कि छोटा भाई टाइम टेबल क्यों बनाता था, उसकी खास विशेषता बताएं। अब बेटा टाइम टेबल आंसर है इसका, टाइम टेबल बनाते समय छोटे भाई ने
सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक विविध विषय पढ़ने की बात सोची। विविध का मतलब है अनेक विषय, बहुत सारे विषय। इस टाइम टेबल में उसने खेलकूद को कोई स्थान नहीं दिया, इससे यह व्यवहारिक हो गया। छोटे भाई को वैसे ही पढ़ाई लिखाई फूटी आंख नहीं सुहाती थी, तो उसकी रुचि तो केवल खेलों कूदों में थी। तो इस कारण अगले दिन मैदान की हरियाली, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी जैसे खेलों ने उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वह इसका पालन नहीं कर सका। हालांकि उसने टाइम टेबल बनाया, अनेक विषयों को जगह भी दी, लेकिन जैसे ही वह विषय पढ़ने बैठता तो वहाँ खेल के मैदान उसको बार बार खींच लेते थे। अब है प्रश्न 2 कि एक दिन गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई। एक दिन गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई जब बड़े भाई के सामने पहुंचा तो उन्होंने डांटना शुरू कर दिया और बोले कि इस साल में अव्वल आ गया तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। भाईजान, घमंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है। उसे पढ़ाई का भय दिखाया। रावण का उदाहरण देकर वह तो चक्रवर्ती राजा था, मगर घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। तो इस प्रकार भाई साहब ने सफलता मिल जाने पर सहज बने रहने का उपदेश दिया कि जब उसको लगा कि गुल्ली डंडा खेलता रहता है तो सारा दिन गुल्ली डंडा खेलेगा, ये तो पढ़ेगा ही नहीं क्योंकि इसको घमंड हो गया है। बड़े भाई ने ऐसा सोचा तो बड़े भाई साहब ने उसे डांटना शुरू कर दिया कि घमंड करना ठीक नहीं है, ये घमंड करना अच्छी बात नहीं है, इसलिए घमंड रावण जैसे आदमियों का भी नहीं रहा। तो फिर बेटा आप तो क्या हस्ती हैं, इसलिए आप घमंड करना छोड़ो और पढ़ाई में ध्यान लगाओ। ठीक है, अब आगे प्रश्न आ जाइए कि बड़े भाई साहब को अपने घर मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी। बेटा ये जब कोई बड़ा होता है ना तो उसे अपनी मन की इच्छाएं दबानी पड़ती हैं। ठीक है, क्यों दबानी पड़ती है, ताकि जो उससे छोटे हैं ना, जो उनके सामने वह आदर्श प्रस्तुत कर सके। तो इसलिए बड़े भाई ने भी ऐसे ही किया। उसका मन करता था, खेलने का भी मन करता था, लेकिन वह छोटे भाई को कामयाब बनाने के लिए खेलता नहीं था। तो इस प्रकार बड़े भाई साहब होने के नाते वे यही चाहते थे, यही कोशिश करते थे कि वे जो कुछ भी करें छोटे भाई के लिए एक उदाहरण का काम करें। ठीक है, उन्हें अपने नैतिक कर्तव्य का बोध था। स्वयं अनुशासित रहकर वे छोटे भाई को अनुशासन में रख पाएंगे, ये ऐसा उसका मानना था। इस आदर्श और गरिमा में स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी, यानी उसको अनुशासन में लाने के लिए यही तरीका था कि खुद अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना। ठीक है, हाँ जी। अब आगे है, बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब को क्या सलाह देते थे और क्यों। बड़े भाई साहब छोटे भाई को सलाह देते थे कि पढ़ाई करने के रात दिन पढ़ाई करने के रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और अपना खून जलाना पड़ता है। मन की इच्छाओं को दबाना पड़ता है तथा कठोर मेहनत करनी पड़ती है, तब कहीं विद्या आती है। अपनी उपलब्धि पर कभी घमंड मत करो, घमंड तो प्रकांड विद्वान चक्रवर्ती राजा रावण का भी नहीं रहा। इतिहास पढ़ना, ज्योमेट्री तथा अंग्रेजी पढ़ना कठिन है आदि बातों को के सलाह देकर बड़े भाई अपने छोटे भाई को एक इंसान बनाना चाहते थे तथा उसका भविष्य जो है वह उज्जवल बनाना चाहते थे। इसलिए वह हमेशा ही बड़े बड़े व्यक्तियों का उदाहरण देकर, विद्वान व्यक्तियों के उदाहरण देकर उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। आगे है, छोटे भाई ने बड़े भाई के नरम व्यवहार का फायदा कैसे उठाया। अब छोटा भाई कौन था इसमें, लेखक खुद है, खुद लेखक ने लिखा ना, तो उसने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का फायदा उठाना, अनुचित फायदा उठाया, जिससे उसकी स्वच्छंदता और बढ़ गई। उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। उसके मन में यह भावना बलवती हो गई कि वह
पढ़े या ना पढ़े, परीक्षा में पास अवश्य ही हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसने अपना सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट कर दिया था। ठीक है, यह बहुत ही स्वच्छंद हो गया था। उसने बड़े भाई का कहना मानना बंद कर दिया। उसको लगता था कि भाई साहब चाहते हैं पास हो जाए, और वह पास उसने होकर दिखा दिया। लेकिन उसके बाद उसने खेलने में और भी ज्यादा ध्यान लगा दिया, और वो सारा समय ही लगभग वह खेलने में ही अपना लगाने लगा। अब आ जाइए 50 से 60 शब्दों में। 50 से 60 शब्दों में है, बड़े भाई साहब की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। अब यही बात अब आपके साथ लागू होती है बेटा। अगर आपके माँ बाप, बड़े भाई बहन अगर पढ़ने के लिए बार बार नहीं टोकेंगे, नहीं रोकेंगे, नहीं बोलेंगे, तो आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाओगे। कुछ ही बच्चे हैं जो पढ़ते हैं अपने आप, लेकिन कई बार माँ बाप को बार बार समय देना पड़ता है, पढ़ने के लिए बार बार कहना पड़ता है, क्योंकि बालपन जो होता है, बाल सुलभ शरारतें करते हैं और उनका पढ़ाई में मन लगता ही नहीं है। तो ये सब क्योंकि वो अबोध होते हैं बच्चे, तो माँ बाप इनको पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, तो तो हमारे विचार में ये सच ही है कि अगर बड़े भाई साहब की डांट फटकार छोटे भाई को ना मिलती तो वह कक्षा में कभी भी अव्वल नहीं आता। अव्वल बेटा जो है उर्दू शब्द है, ये बात ध्यान दे। अब जो हमारी पुस्तक है बहुत पहले की छपी हुई है, और इनमें उर्दू शब्द बहुत ज्यादा हैं। हमने इनको हिंदी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अव्वल को क्या कहते हैं बेटे? प्रथम आना, सबसे आगे आना, अव्वल आना। तो अव्वल को प्रथम कहते हैं। आप प्रथम नहीं आता, यद्यपि उसने बड़े भाई की नसीहत और लताड़ से कभी कोई सीख ग्रहण नहीं की, परंतु उस पर अप्रत्यक्ष रूप से गहरा प्रभाव पड़ता था। यानी इस लाइन का क्या मतलब है कि बड़े भाई हमेशा उनको पढ़ने के लिए कहते थे, उस समय वो इग्नोर कर देता था लेखक। लेकिन जब वो कहीं ना कहीं उसके मन में बड़े भाई की आवाजें या शब्द गूंजते रहते थे कि मैंने पढ़ना ही है। ठीक है, इसलिए वो बार बार उनके प्रवचन सुनकर पढ़ने की कोशिश करता था, क्योंकि वह खेल की प्रवृत्ति थी। उसकी प्रवृत्ति का मतलब होता आदत, खेलने की आदत थी। बड़े भाई की डांट फटकार की भूमिका ने उसे कक्षा में प्रथम लाने में सहायता करी। उसकी चंचलता पर जो वह शरारतें करता था उस पर निरंकुश रखा, कंट्रोल किया। तो मेरे विचार से बड़े भाई की डांट फटकार के कारण ही छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता था। अर्थात बड़े भाई की डांट फटकार ही उसके लिए एक वरदान सिद्ध होती है। अगर बड़ा भाई कुछ ना कहे तो भाई स्वच्छंद हो जाते हैं, आजाद हो जाते हैं, और वे पढ़ना छोड़ देती हैं, जैसे कि लेखक ने किया था। आगे प्रश्न है, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है? क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के अनेक तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है। तत्कालीन शिक्षा बाल केंद्रित नहीं थी, शिक्षा रटने पर जोर देते थे शिक्षक। पहले रट्टा लगाते थे बच्चे, इससे बच्चों की रचनात्मकता, क्रिएटिविटी का विकास नहीं हो पाता था, और जो बच्चे हैं रट्टू तोता बनकर रह जाते थे। रटने का चलन इतना अधिक था कि अंक लाने के लिए बच्चों को किताब का एक एक अक्षर रटना पड़ता था। उन दिनों पाठ्यक्रम इतना बोझिल होता था, यानी बहुत ज्यादा पाठ्यक्रम होता था। बोझिल का मतलब बहुत ज्यादा बर्डन था, बच्चे उसमें रुचि नहीं ले पाते थे। और इसके साथ ही लेखक ने परीक्षकों का यही हाल रहा, तो अगले साल वाले प्रसंग में मूल्यांकन में जो बरते जाने वाले कट्टरपन है उस पर भी कटाक्ष किया गया है कि आज की शिक्षा व्यवस्था में ये सभी कमियां, खामियां कहते हैं, कमियां दिखाई देती हैं। किंतु आज भी दूर दराज के कुछ पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की इस परंपरावादी रूप के दर्शन हो जाते हैं। यानी आज भी गांवों में, कुछ गांवों में है ऐसा। तो इसलिए सरकार को समय समय पर ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करके वहां के शिक्षकों को नई नीतियों से परिचित करवाने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि बाल केंद्रित शिक्षा से देश का हर बच्चा लाभान्वित हो सके। ठीक है, तो आगे है, बड़े भाई
साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? अब जीवन की समझ कैसे आती है बेटा? हमें अनुभव के लिए आती है। अनुभव रूपी ज्ञान सीखना हमें बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव रूपी ज्ञान से आती है, जो कि जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार पुस्तकीय ज्ञान से हर कक्षा पास करके अगली कक्षा में प्रवेश मिलता है, लेकिन यह पुस्तकीय ज्ञान अनुभव में उतारे बिना अधूरा है। दुनिया को देखने, परखने और बुजुर्गों के जीवन से हमें अनुभव रूपी ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यह ज्ञान हमारी परिस्थितियों में भी समस्या का समाधान करने में सहायक है। इसलिए उनके परिवार अनुभव पढ़ाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे जीवन को परखा और संवारा जाता है तथा जीवन को समझने की समझ आती है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे बड़े अनुशासन में रहते हैं, हमें अनुशासन में रहना सिखाते हैं, तो हम भी उनको देख देख कर करते हैं। जैसा वो दुनिया को देखते हैं, उसी तरह से वो हमें सिखाते हैं। बुजुर्गों का जीवन अनुभवों से भरा हुआ होता है। जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने जीवन जिया है सारी जिंदगी, वो जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं, तो उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, ज्यादा अनुभव है। तो अनुभवों से ज्ञान प्राप्त करके जीवन को अधिक विकास किया जा सकता है। क्वेश्चन 4, भाई साहब के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों हुई? अब बड़े जो भाई साहब थे, अक्सर छोटे भाई को पढ़ाई में दिलचस्पी लेने के लिए कभी प्यार से समझाते, कभी डांट कर समझाने का प्रयास करते, कभी छोटा भाई खेल कूद कर भी हर कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करता। इससे उन्हें अभिमान सा लगने लग गया। तो इस अभिमान को भाई साहब ने जिस युक्ति से दूर किया, उससे छोटे भाई के मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई, और भाई साहब का वह सदा आदर्श, मर्यादित, संयमित व्यवहार लेखक के मन में उनके प्रति आदर उत्पन्न करता था। यानी इसका मतलब ये है कि जब भी वो बड़े भाई साहब को देखते थे, तो बड़े भाई साहब हमेशा संयमित रहते थे, अपनी इच्छाओं का दमन करते थे, चुपचाप बैठे रहते और किताबें पढ़ते रहते। तो यह देखकर उनके अंदर भी उनके प्रति प्रेम की भावना, आदर की भावना प्रकट हो गई। तो बेटा आज हम प्रश्न इतने ही करेंगे, 4 तक। उसके बाद हम 5वें क्वेश्चन से आरंभ करेंगे, बड़े भाई की स्वभावगत विशेषताएं। फिर उसके बाद इस पाठ के जो जीवन मूल्य प्रश्न है, वो सभी क्या हम 5वें प्रश्न से करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा धन्यवाद। और ये जितने भी प्रश्न आपको करवाए हैं, सारे आपने याद करने हैं बेटे। मैं सब्जेक्टिव टाइप भी आ सकते हैं आपके, ठीक है, लेकिन फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। फिर भी आप बेटा इसको ध्यान से सुने, क्योंकि इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन, ये कोई जरूरी नहीं है कि जो मैंने बहुविकल्प भी लिखवाए हैं वही दूंगी, ये इनमें से और भी बनेंगे। तो आपने लेसन को ही ध्यान से पढ़ना है, ठीक है।